the chapter where we have left yesterday. Got it? Just a minute. So I'll be sharing the screen. Now, would you be able to see the screen? दिखाई दे रही है? Okay. So yesterday we have completed up to this section. Okay, that the French society in the 18th century was divided into 3 estates, and only member of third estate paid the taxes. This was the last thing that we have done. Okay, इसके बाद में हमने ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया था. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate only. यहाँ तक का सेक्शन हो गया था. Okay, so this was a section. This was the section that we have completed yesterday. Okay, ठीक है. So there are some new words written on this page. Okay, liver, clergy, teeth and tail. Then after, okay, so ये जो new words हैं, all of you need to learn the meaning of these new words. इतनी बात आई समझ में? चलिए. हाँ, yes. हाँ, देखो, you need to understand the 3 estate system first. Okay, first estate is clergy, second estate is nobility. Okay, now since nobility belongs to the ruling class, most of the member of the nobility are rich. ठीक है, इतनी बात आई समझ में? हेलो. हाँ, अब क्लर्जी भी रिच थी क्योंकि वो किसी भी फैमिली से आया हो. एक बार वो मेंबर ऑफ क्लर्जी बन गया तो उसको उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो रिच हो या ना हो, पर क्लर्जी यानी चर्च के पास जो प्रॉपर्टी है उसके कारण वो रिच है. ठीक है, अब आ गया थर्ड एस्टेट. तो थर्ड एस्टेट में वो सारे लोग जो या तो क्लर्जी नहीं बन सके या नोबिलिटी में बॉर्न नहीं हुए, वो सब कहां चले गए? थर्ड एस्टेट में. अब थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और उसमें इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से बाइफरकेशंस बने हुए थे. बाइफरकेशंस कैसे बने हुए थे कि जो लोग मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, कोर्ट लॉयर थे, सरकारी कर्मचारी थे, अकाउंटेंट होंगे, वो लोग कंपैरेटिवली कैसे होंगे? दे वर कंपैरेटिवली रिचर. क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ, तो नाउ यू हैव टू बी गिव द आंसर फर्स्ट. तो रिचर कौन से होंगे? ये टॉप मोस्ट. पर चूंकि उसकी पॉपुलेशन, थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी. थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन कैसी थी? काफी ज्यादा थी. तो उसमें जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जहां इनकम ज्यादा आ रही है तो वो रिचर होंगे. अब मजदूर है, खेत में काम करने वाला है, ऐसा पीजेंट है जिसके पास जमीन है ही नहीं, तो वो तो रिच नहीं हो सकता ना. गॉट इट? हाँ, चलिए.
So now the next section that we have to start is the struggle to survive. What is the next section? Struggle to survive. Is it clear? Ah, is the text visible also properly? Now, as the title of the topic says, the struggle to survive. स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम इस बात के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उस टाइम पीरियड में मतलब जो 18th सेंचुरी है, तो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि इस 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में फ्रांस की जो कॉमन पॉपुलेशन थी, कॉमन मीन्स पुअर पीपल, ठीक है, सो वो जो पुअर पीपल थे वो किस प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे थे, और वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, इतनी दुखदाई थी कि they were facing the problem to survive. survive मतलब जिंदा रहने की स्थिति भी बड़ी मुश्किल थी, ठीक है। रेजिम मीन्स शासन, रूल, ठीक है। नाउ इफ वी से ओल्ड रेजिम, इफ वी यूज अ टर्म व्हाट, ओल्ड रेजिम, ठीक है। So old regime means in the case of this chapter, in case of this chapter, regime is basically for what? Old regime is used for the rule in France. Old regime is used for the rule in France before 1789. तो regime हाँ बेटा, अब इतनी भी चीज क्या एक एक वर्ड मीनिंग के रूप में पढ़ाई करवाऊं क्या इन स्टैंडर्ड 9? हाँ बोलो तो एक एक वर्ड का मीनिंग बताता रहूं। सो रेजिम मीन्स शासन, ओल्ड रेजिम मीन्स इस चैप्टर में ओल्ड रेजिम टर्म किसके लिए यूज किया गया है? इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द रूल इन फ्रांस बिफोर 1789। समझ में आया? रूल इन फ्रांस बिफोर 1789। सो 1789 से पहले का जो फ्रांस में शासन व्यवस्था थी, रूलिंग सिस्टम था, उसको किस नाम से पुकारा गया है यहाँ पर? उसको पुकारा गया है यहाँ पर किस नाम से? रेजिम के नाम। समझ में आया? इज इट क्लियर? Okay. So now what is the meaning of struggle to survive? तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि वो जो ओल्ड रेजिम था, है ना, 1789 से पहले का, उसमें ऐसी कौन कौन सी समस्याएं फ्रांस के लोगों को फेस करनी पड़ रही थी कि सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना भी बड़ा मुश्किल था, ठीक है। गॉट इट? इज इट क्लियर? हाँ, इस सेक्शन में बेसिकली हम इन चीजों को पढ़ेंगे। सो वो कैसी कैसी कंडीशंस थी जिसके कारण फ्रांस में ये पोजीशन या ये सिचुएशन बन रही थी। तो कंडीशन क्या थी कि द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो समस्या का पहला कारण क्या था कि 1715 से लेकर 1789 के बीच में फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो रोज मतलब बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक। अब जब किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी, जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ती है, तो जो पहली समस्या आती है वो क्या आती है? पहली समस्या आएगी रिसोर्सेस। किसकी आएगी? रिसोर्सेस की, ठीक है। पार्डन?
हाँ, दैट इज फैसिलिटी किस चीज की? रिसोर्सेस की। फैसिलिटीज मतलब क्या? रिसोर्सेस चाहिए ना। पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो ये सारी फैसिलिटीज क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेस कहलाती है। व्हाट आर दे कॉल्ड? रिसोर्सेस। समवन कॉल आसावरी मोहिरले। जस्ट अ मिनट, हाँ, वेट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। आसावरी, तुम्हारा प्रेजेंट लग रहा है परंतु परसेंटेज नहीं आया। कहां पर हो तुम अभी? वेयर आर यू आसावरी मोहुरले? आर यू अटेंडिंग द क्लास? It is not showing percentage. Are you regular? Just a minute. It is P only present, but percentage is not showing. चलिए ठीक है। चैतन्य पंच भाई, वेयर आर यू? अभी कब लॉग इन किया है तूने? ओनली 3% अटेंडेंस आ रही है तेरी। स्टार्टिंग में परसेंटेज बहुत कम है तुम्हारा। The rest of the students are around 44%, 26% in the class. आधा घंटा बीत गया। यू पीपल आर लॉगिंग इन लेट, समझे? इसलिए अटेंडेंस का परसेंटेज लेस आता है तुम लोगों का। वेट, मैं चैट बॉक्स में चेक करता हूं। तुमने गुड मॉर्निंग भेजा था? तो बाकी सब तो भेज रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सो लेट अस कंटिन्यू। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, है ना? जस्ट अ मिनट। अनुष्का दुबे इज स्टिल एब्सेंट। आर्य तपासे, हु हु इज देयर? कौन से नंबर से लॉगिन हो? 49769। Anushka, you are logging in with which number? It is showing absent here. You log in again. लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। Arya Tapase is there? Arya Tapase, you have logged in with which number? ठीक है, ओके, गॉट इट। चलिए, सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस वन। ठीक है, चलो। सो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज, रोज मीन्स बढ़ गई, रोज मीन्स बढ़ना। ठीक है, तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन in 1715 to 28 million in 1789. ठीक है, now this led to a rapid increase in the demand for food grains. इसके कारण क्या हुआ? फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुई, है ना? भाई नेचुरल है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? सबसे पहले हंगामा किसके लिए मचेगा? फूड के लिए। ठीक है, इट लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स
could not keep pace with the demand, यानी खेतीबाड़ी में प्रोडक्शन बढ़ तो रहा था, परंतु जितनी डिमांड थी उस डिमांड के हिसाब से, जितनी डिमांड थी उस डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। अब जब नहीं होगा तो क्या होगा? द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज ए स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। ठीक है, तो सीधा हिसाब है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, इसलिए ब्रेड यानी जो रोटी की कीमत है वो क्या होगी? तेजी से बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप whose owner fix their wages। ठीक है, अब लोगों की इनकम कैसी थी? तो बहुत सारे जो मजदूर थे, अधिकतर जो काम करने वाले थे, दे वर एम्प्लॉयड एज लेबरर, यानी कंट्री की वो पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास थी, नौकरी पानी करती थी, दे वेर द लेबरर्स वेर इन वर्कशॉप whose owner fixed their wages। और वर्कशॉप के जो मालिक थे उन्होंने उनके वेजेस, हियर वेजेस का मतलब क्या होता है? सैलरी। वेजेस मतलब, ठीक है, तो जो अधिकतर काम करने वाले थे, हाँ बोलो। बेटा दिस सेम सिचुएशन वाज देयर इन इंडिया, बट यू कांट से कि 100% कॉपीड। ठीक है, एवरी कंट्री हैज इट्स डिफरेंट कंडीशंस, हर कंट्री की कंडीशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम 100% की जैसा फ्रांस में हुआ वैसा इंडिया में ही था। इंडिया भी पढ़ेंगे, बट कंडीशन इन इंडिया मे बी लिटिल बिट डिफरेंट इन व्हाट वी आर स्टडीइंग इन केस ऑफ फ्रांस। ठीक है, so most workers were employed as laborer in workshop whose owners fix their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices। यानी जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे उनके साथ भी समस्या क्या थी कि जितनी तेजी से प्राइसेस बढ़ती हैं, जितनी तेजी से प्राइसेस बढ़ती थी उतनी तेजी से क्या नहीं बढ़ रहे थे? वेजेस। कुल मिलाकर महंगाई तेजी से बढ़ रही थी और उतनी तेजी से सैलरी नहीं थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इस कंडीशन में अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा था? बढ़ता चला, बढ़ रहा था। यानी कुल मिलाकर हम ऐसा कह लें कि अमीर आदमी और अमीर हो रहा था और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा था। Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस, परेशानियां तो थी, अब इन परेशानियों में और समस्या बढ़ जाती थी। समस्या कब बढ़ जाएगी? Whenever drought or hail reduce the harvest। ठीक, तो हाँ, तो जरा एक्सप्लेन तो कर लेने दो। ठीक है, सो थिंग्स बिकेम वर्स, यानी ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम चली रही थी, अब इन समस्याओं में और प्रॉब्लम ज्वाइन हो जाती थी। यानी पहले से ही हम परेशान थे, एक परेशानी और खड़ी हो जाएगी, परेशानी और बढ़ जाएगी। कब? जब ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, या तो सूखा पड़ जाएगा, या हेल मतलब ओले गिरना। हेल मतलब ओले, आपने सुना है? हेल स्टॉर्म हम सुनते हैं ना। हाँ, तो हेल का मतलब होता है ओले। तो जब ओले गिरेंगे तो फसल क्या होगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, सो क्या होता था कि थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर देयर वाज ड्रॉट और हेल। सो या तो सूखा पड़ेगा या ओले गिरेंगे, दोनों कंडीशन में हार्वेस्ट मतलब फसल क्या हो जाएगी? रिड्यूस, खराब होगी, तो उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है,
अब इतनी सारी कंडीशन में क्या सिचुएशन बनती है? सबसिस्टेंस क्राइसिस. तो दिस लेड टू ए सबसिस्टेंस क्राइसिस. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. अब उतनी सारी प्रॉब्लम तो चलती ही थी. इन समस्याओं के साथ में जब भी सूखा पड़ेगा, बर्फबारी होगी, ओले गिरेंगे तो फसल कम पैदा होगी. इस कंडीशन में क्या सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन बन जाती है. एंड दिस क्राइसिस, ये जो सिचुएशन थी, इट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम. यानी सबसिस्टेंस क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो अक्सर फ्रांस में ओल्ड रेजिम के टाइम पर बनती रहती थी. ठीक है, यानी हर 4-5 साल में लोगों को कौन सी कंडीशन फेस करना पड़ती थी? दे हैड टू फेस द कंडीशन ऑफ subsistence crisis. Which condition they had to face? समझ में आया? ठीक है. अब we have been given with a one flow chart. Would all of you be able to see this flow chart? ठीक है. Now the flow chart is showing how a subsistence crisis happened. सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होती थी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? बैड हार्वेस्ट. नाउ rest of the boxes are kept blank. Why? Because we have been given with these many words to fill into the boxes. समझ में आया? ये जो फ्लो चार्ट है, इन दिस फ्लो चार्ट we required to fill these words. समझ में आ गया? So fill in the blanks boxes in figure 4 with appropriate terms from among the following. Now listen very carefully. This is the first activity for the student of class 9th for their portfolio notebook. ये आप लोगों की पोर्टफोलियो नोटबुक के लिए क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी. इतनी बात आई समझ में? हाँ. आपको पोर्टफोलियो एक्टिविटी करनी कैसी है ना? सो टुडे ऑल ऑफ यू हैव टू परचेज, ये जिनके पास हो तो कोई बात नहीं है, 100 पेज नोटबुक. कितने पेज की नोटबुक होनी चाहिए? कोई भी स्टूडेंट इससे बड़ी नोटबुक नहीं बनाएगा. इज इट क्लियर? और पहला जो पेज है वो इंडेक्स का होना चाहिए और सेकंड पेज में आपकी ये एक्टिविटी होगी. क्लियर? आप एक्टिविटी में जो आपका नोटबुक का जो पेज होगा, ठीक है, सो नोटबुक के पेज में आप लिखेंगे, टॉप पर जो मार्जिन होता है ना, टॉप मार्जिन है, तो टॉप मार्जिन पर आप लिखेंगे एक्टिविटी 1. ठीक है, टॉप मार्जिन पे क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद में नीचे इस एक्टिविटी का आप टाइटल लिखेंगे, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन. इतनी बात आई समझ में? इसके बाद में आप लोगों को एक A4 साइज का फोटोकॉपी वाला पेज खरीदना है. फोटोकॉपी पेज मालूम है?
हाँ, अबे जिस व्हाइट पेज पे फोटोकॉपीज निकालते हैं ना फोटोकॉपी करने वाले, हाँ, वो होता है फोटोकॉपी वाला A4 साइज का प्लेन पेपर। अब समझ में आया जिसने नो सर बोला था? हाँ, उस पेज पर आपको लैंडस्केप मोड में, कौन से मोड में? लैंडस्केप मोड में, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पेज का समझ में आता है? तो लैंडस्केप मोड में, हाँ, आवाज तो अटकेगी पर बात समझ में आ रही है? हाँ, तो लैंडस्केप मोड में ये पूरा का पूरा आप बनाएंगे और उसके बाद में ये जो वर्ड्स हैं वो फिल करेंगे। समझ में आया? 1 मिनट बेटा, आप पूरी की पूरी बात सुन ले पहले, है ना? पोर्टफोलियो नोटबुक में ये एक्टिविटी करनी है। पहले पेज पे एक्टिविटी 1 लिखेंगे, उसके नीचे टाइटल लिखेंगे हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। उसके बाद उस पेज पे और कुछ नहीं लिखना है। फिर आपको A4 साइज पेपर पर ये बनाना है, ये फिल करना है, और जहां आपने टाइटल लिखा है उसके नीचे उसके इसको बस ऐसा पेस्ट करना है कि पूरे पेज पे गोंद नहीं चिपकाना। आप 2 पॉइंट पर भी फेविकॉल लगाओगे तो वो उसमें चिपक जाएगा। ठीक है? और उसके बाद में उस A4 साइज पेपर को ऐसा फोल्ड कर दो कि वो नोटबुक के बाहर नहीं निकले। समझ में आया? हाँ, ठीक है, गॉट इट। नाउ दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। और सबसे पहले आज आपको रफ नोटबुक में ये पूरा का पूरा होमवर्क कर लेना है। ठीक? क्योंकि यदि किसी का रॉन्ग हुआ तो वो A4 साइज पेपर में भी गलत चिपक जाएगा। तो पहले हम रफ में कंप्लीट करेंगे। टुमारो वी विल चेक द आंसर्स एंड देन फाइनली यू हैव टू फिल द आंसर इन A4 साइज पेपर। समझ में आया? चलिए, नाउ so the next topic is a growing middle class envisage an end to privilege। ठीक है? अभी जो पहला वाला सेक्शन था इससे पहले 1.2, है ना, स्ट्रगल टू सर्वाइव। उस स्ट्रगल टू सर्वाइव में हमने कौन सी चीज पढ़ी कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। What type of problems were faced by the people in France? समझ में आया? ठीक। अब जब किसी भी कंट्री में बहुत लॉन्ग टाइम तक, है ना, जब किसी भी कंट्री में काफी लंबे समय तक उस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत सारी समस्याओं को फेस करेगी, तो व्हाट दे विल डू? Will they continue to face the problem or there comes a time when they revolt? When they revolt, है ना? So काफी सालों से, सदियों से फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी it was facing lot of problem. So what they did? They have decided to do the revolt. फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसने क्या किया? रिवॉल्ट। ठीक है? बट population was very large. So which group of population has started the revolt? फ्रांस की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, तो उस उतनी बड़ी पॉपुलेशन में से इस रिवॉल्ट की, इस विद्रोह की शुरुआत, स्टार्टिंग किसने की? ओके, गुड। बट विद इन द थर्ड स्टेट,
थर्ड एस्टेट के अंदर भी क्या था, 3 बाइफर्केशंस थे। हाँ, तो उसमें से जो रिचर वाला था, जो टॉप वाला था, दैट इज टर्म्ड हियर एज ए ग्रोइंग मिडिल क्लास। वो जो टॉप मोस्ट एरिया था थर्ड एस्टेट पॉपुलेशन का, वो क्या है, तो वो जो ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी, वो जो ग्रोइंग, वह जो ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी, उस ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने किसकी शुरुआत की, एंड टू प्रिविलेजेस। नाउ प्रिविलेजेस किसको थे, फर्स्ट एस्टेट, और हु एंजॉयड द प्रिविलेजेस, ठीक है। तो अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, मतलब ये जो थर्ड एस्टेट में ऊपर वाला क्लास था, जिसको यहां बोला गया मिडिल क्लास, उसने एनविसेजेस मतलब संघर्ष करना, तो उसने किसके लिए लड़ना शुरू किया, प्रिविलेजेस खत्म करने के लिए लड़ना शुरू किया। तो प्रिविलेजेस कौन एंजॉय करता था, यानी एक प्रकार से इस मिडिल क्लास ने किसके खिलाफ रिवॉल्ट किया, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के खिलाफ रिवॉल्ट किया। समझ में आया, ओके। सो दिस we will be this we are going to start, okay। ये हम कल पढ़ेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी 8:43, ठीक है बेटा। देयर इज नो डेडलाइन बट इट डजंट मीन्स कि यू हैव, टुमारो आई विल शो वन ऑफ द पोर्टफोलियो नोटबुक, है ना। कल मैं एक पोर्टफोलियो नोटबुक शो करूंगा और उसी के जैसे बनाना है, और उसी के बाद में यू कैन स्टार्ट योर एक्टिविटी, ठीक है। नो, I will ask the PDF after the completion of minimum 10 activities, है ना। नहीं तो क्या होगा कि आपको हर बार भेजना पड़ेगा और मेरे को भी परेशान होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक बार में 10 एक्टिविटीज का सीधे PDF मंगवा लूंगा। समझ में आया, ओके। So that's all for today, live class students. Thank you. Goodbye.